बहुत स्वागत। अब आज एग्जिट पोल का दिन है, यानी बिहार के चुनाव में लोगों का जो मतदान है उसका रुझान पढ़ने का दिन है। और हमारे साथ स्टूडियो में बहुत अनुभवी और बहुत बड़ा पैनल जो है वो मौजूद है। हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी, प्रदीप सिंह जी हैं, राहुल महाजन जी हैं, अजीत द्विवेदी जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं, प्रदीप गुप्ता जी एक्सिस इंडिया से, वो भी हमारे साथ हैं। और अब 4-1 मिनट के बाद मेरा वादा है आपका पहला नंबर जो स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रोफेसर साहब अपना एग्जिट पोल जल्दी से लेकिन बता दें तब तक। देखिए, मोटे तौर पर जितने यहाँ पैनलिस्ट हैं उन सबकी राय यही बन रही है कि एज एनडीए को है। मुझे भी ऐसा लगता है। आप पीयर प्रेशर में बताइए। नहीं, मैं कोई पीयर प्रेशर में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना, तो जब चुनाव शुरू हुआ था तब आज की बात कीजिए। नहीं, आज की भी बात मैं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ओवर सिंप्लीफाइड होके हम ये कह दें कि ऐसा लग रहा है कि कास्ट और कास्ट के अंदर बड़ा होमोजेनिटी है, सब मिलके डिसाइड कर रहे हैं, सब मिलके वोट कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। लोकल फैक्टर्स होते हैं, लोकल कैंडिडेट्स होते हैं, लोकल समीकरण होता है। मुझे लगता है कि बिहार इसका अपवाद होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए वो सारे फैक्टर्स भी काउंट करेंगे एक। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही है कि नंबर्स तो मैं क्या ही दूं, लेकिन ये जरूर है कि ये जो छोटे दल हैं, मांझी साहब का दल है, कुशवाहा जी का दल है, चिराग पासवान जी का दल है, और सबसे बड़ा एक बड़ा दल जो छोटा हो गया जिसको कांग्रेस कहते हैं, वो कितना वजन लेके आरजेडी को नीचे बिठाता है। ये सारा चीज निर्भर करेगा कि महागठबंधन किस तरफ जा रहा है। लेकिन जहां तक एनडीए का सवाल है, ये देखिए, मगध में आज मगध वाले क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, जहां जैसा अजीत जी ने कहा कि वहां पर मांझी साहब किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और मांझी साहब के 6 की 6 सीट आज चुनौती पे है। सारी उसी में है। तो मांझी कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो मुझे नहीं लगता आपने तो सवाल बता दिया सर, जवाब देना है। हाँ, तो जवाब मेरा ये है कि एज जो मुझे है वो थोड़ा सा लग रहा है कि अभी एज भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा मुझे और आपको मिलकर। हाँ, एज क्या अब उसको नंबर में ट्रांसलेट करिए तो पता चले। मेरे हिसाब से जो है एज चुनाव होने से पहले होता है। ठीक है, एक बार कैंपेन शुरू हो जाए तो वो एज का जो फैक्टर है वो बाहर हो जाता है। नहीं, वो एज रिफाइंड होता जाता है। वो एकदम सीधा विरोध या खिला जो है पक्ष में होता है कि कौन जो है रेस में जो फिनिशिंग लाइन है उससे आगे निकल गया है। ठीक है, एज के बाद अहेड या बिहाइंड तो बताना है। जब तक रेस चल रही है तब तक क्या आप अहेड कहते हैं? मैं कह रहा हूं एनडीए अहेड बोल दिया, ये तो ठीक है। नहीं, अहेड का कोई मतलब नहीं है। 122 चाहिए, 122 पार कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, कर रहे हैं भाई। नहीं बताना है तो फिर तो नंबर बताने पड़ जाएंगे कि भाई एनडीए को कितना आएगा, और जो है वो नहीं संख्या मत बताइए आप, फिर रिजल्ट बाकी तो ऐसे कुछ होता है। क्रॉस है सर, आपकी कौन बना रहा है सरकार? देखिए, अगर आप चुनाव से पिछले कुछ चुनावों की बात भी कर लें तो बड़े जो ये जो पॉकेट्स हैं, इस बार जो चुनाव है सेकंड चरण का, इसमें पॉकेट्स क्लियर है। अगर मैं मगध की बात करूं तो महागठबंधन को एज है वहां पर, आप जानते मतलब है। मैं पिछली बार था, पिछली बार भी था, उनके हिसाब से शायद अभी भी हो। उसके बाद अगर आप पूर्वी मतलब चंपारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की बात करें तो बीजेपी और एनडीए को एज वहां पे रहता है सारा एरिया। अगर मिथिलांचल की बात करें, मधुबनी और दरभंगा की बात करेंगे तो भी बीजेपी और एनडीए को एज। ठीक है, तो पॉकेट्स काफी ज्यादा डिफाइंड है। अब उसमें फर्क क्या आया, अब अगर हम सीमांचल की बात करें जहां पर महागठबंधन को एज माना जाता है, वहां पर AIMIM जो है वो इस बार अलग चुनाव लड़ रहा है। तो क्या मुस्लिम वोट वहां पे कितना काट पाएगा? हाँ, 5 सीटें ली थी उन्होंने। हाँ, पिछली बार कितना, इस बार कितना वो वोट काटेगा? क्या वो मुस्लिम वोट को डैमेज करेगा? हम पीके का फैक्टर वो कितनी तरह से वोटों को डिफाइन करेंगे या कितने वोट लेके जाएंगे? दूसरा, अगर हम बात करें कि तेज प्रताप है, क्या वो कुछ करेंगे? तो इससे इन पॉकेट्स में कोई फर्क पड़ेगा? उस पे आप अभी अहेड या बिहाइंड किसी को मैं मानता हूं कि एनडीए को एज था, अभी भी एनडीए को एज। चले, अब 1 मिनट से भी कम वक्त है, 6:30 बज गए पूरे। आप किसी भी वक्त वो नंबर आ चुका होगा, हमारी टीम के पास आ गया होगा, आपकी स्क्रीन के आने में रास्ते में होगा, बस पहुंचने वाला होगा। तो तब आपको ये अब स्क्रीन आप एक बार समझ लीजिए। बाईं तरफ स्क्रीन में जो है सारे गठबंधन के नंबर आएंगे, एनडीए, महागठबंधन, और साथ में जन स्वराज का एक कॉलम हमने अलग से दिया हुआ है, और ऊपर भी इसी तरीके से। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भी आप इस एग्जिट पोल को समझ पाएंगे। मिथिलांचल का देखिए, जैसे अब डेटा आ गया है, मिथिलांचल में एनडीए आगे। अभी राहुल जी जो बात कही रहे थे, मिथिलांचल में 70 में से 50 से 55 सीटें, ये मेट्राइज का जो सर्वे है एग्जिट पोल वो बता रहा है। मिथिलांचल में मतलब एक तरफा एनडीए के लिए रुझान दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल में, 50 से 55 सीटें, और दूसरी ओर महागठबंधन को केवल 18 से 23, और जन स्वराज को अधिकतम 1 सीट, अन्य को अधिकतम 8 सीट।
तो ये तो लैंडस्लाइड ही है जैसा प्रदीप जी ने कहा था। मिथिलांचल लेकिन एक फेवरेबल टेरिटरी रही है एनडीए के लिए, और इस बार ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से एनडीए की झोली में जाता हुआ दिख रहा है। सर नहीं, ऐसा है सौरभ जी, देखिए जाति की बात जो बिहार के चुनाव के लिए होती है, ये एक मिथक है। हर राज्य में जाति प्रभावित करती है चुनाव को, केवल बिहार ऐसा नहीं है जहां जाति का असर है। दूसरी बात, जाति फैक्टर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हर चुनाव का एक नैरेटिव का ओवरराइडिंग फैक्टर होता है जी, जो उस जाति के जो उसका गठबंधन है या गठजोड़ है उसको तोड़ता है या कमजोर करता है। जिस जाति के लोग चुनाव शुरू होने से पहले किसी एक पार्टी या नेता के साथ थे, वो बदल सकते हैं, और वो नैरेटिव कौन सेट करता है इस पर निर्भर करता है। ये इन मिथिलांचल की 70 सीटों का जो अनुमान एग्जिट पोल लगा रहा है, ये आपके अनुमान से मेल खा रहा है? नहीं, ओवरऑल मैं माइक्रो पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्रो की बात कर रहा हूं। आपकी मैक्रो पिक्चर के साथ तो जा ही रहा है। अजीत जी, मिथिलांचल, और थोड़ा मिथिलांचल समझा भी दीजिए। देखिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे मिथिलांचल को लेकर के, बात जो हो रही थी, जो ये वो इलाका है जहां ऑलरेडी बीजेपी का मजबूत आधार है। इसमें दरभंगा का इलाका आता है, मधुबनी का इलाका आता है, समस्तीपुर का इलाका आता है, मतलब बड़ा इलाका जो सीतामढ़ी तक जाते, सीतामढ़ी पूरा तो नहीं लेकिन सीतामढ़ी का इलाका भी आता है। तो ये मिथिलांचल का एरिया है, ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, और उसी अनुपात में यादव और मुसलमान आबादी भी होती है। लेकिन ये इलाका कम्युनल पोलराइजेशन का भी इलाका होता है। जैसे मधुबनी की लोकसभा सीट होती है, अशोक यादव चुनाव जीतते हैं वहाँ, तमाम कोशिश के बावजूद वहाँ बड़े मुस्लिम लीडर हुए, लेकिन वो चुनाव जीतना अब उनके लिए मुश्किल हो गया। तो एक पोलराइजेशन का इलाका है, और इस इलाके में अगर ये रिजल्ट दिख रहा है तो इसका मतलब कि वो जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि कास्ट के ऊपर जो एक ओवरराइडिंग फैक्टर है, वो इस इलाके में ओवरराइडिंग फैक्टर एक हिंदुत्व का है, नरेंद्र मोदी के चेहरे का है, और फिर जो नीतीश कुमार का एक विनिंग नैरेटिव है लाभार्थी योजना का, उसका भी एक आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। मिथिलांचल की ये जो 70 सीटें हैं, पिछली बार जो है आगे तो रही एनडीए, इसी अनुपात में आगे रही थी, या इस बार ज्यादा दिख रहा है? इस अनुपात में, लगभग इसी अनुपात में आगे है, लगभग इसी अनुपात में। नहीं, पर सौरभ जी एक बात समझने की है यहाँ पे कि अगर जिस प्रकार का ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा ये भी इस डेटा से फिर हम ये भी इन्फर कर सकते हैं कि ये जो इस इलाके में ऐसा नहीं है कि, और ये जो वीआईपी वाला जो समुदाय जिसको आप कहते हैं, उसका भी प्रभुत्व है। और अगर ये डेटा बावजूद है महागठबंधन में, अगर ये डेटा है तो ये डेटा है, तो फिर वो जैसा मैंने कहा कि वीआईपी का लोड या ओवरलोड, मुकेश सहनी का जोर इसी बेल्ट पे चलता है ज्यादा। ये वो जो चल सकता था अगर चल रहा होता। बोराम की सीट जो है, इनके भाई वाली सीट जो है, उसी इलाके में आती है, और यहीं इनके भाई बैठे बीच चुनाव में। मिथिला जो है ना, नहीं सुनिए, मिथिला को आप दूसरे मैंने सुनिए, मिथिला जो है, सर एक सेकंड, मिथिला जो है भारत की सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म और धर्म के भारत का एक प्रमुख केंद्र है। वहां आज भी विस्पी क्षेत्र में ऋषि याज्ञवल्क्य का वो जगह दिखाई जाती है, वहां अहिल्या का वो दिखाता है, गौतम मुनि का है, कपिल मुनि का वहां आप देखिए कालिदास का है, विद्यापति का वो क्षेत्र है। आप शंकराचार्य जो है मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने गए, आप क्या उस क्षेत्र को केवल जाति के आधार पर गिनते हैं? तो फिर तो हिंदुत्व पूरा असफल है। नेपाल के जनक, उन्होंने कह तो दिया जाति और धर्म दोनों। नहीं, नेपाल से लगा हुआ जो राजा जनक के दूसरे भाई थे, उनका राज उसी क्षेत्र में था, जो जनक का और याज्ञवल्क्य का संवाद आता है। माता जानकी का मंदिर बन रहा है, माता जानकी का मंदिर बन रहा है, उसका भी प्रभाव है। उस क्षेत्र के जो एक सामूहिक मनोविज्ञान परिवर्तित हुआ है पिछले 10 सालों में, उसको निकाल करके आप केवल ये कहेंगे कि ये जाति है, गिन लो। नहीं, मैं आपको अपना प्रयास बता देता हूं क्या, इसलिए मैंने आपसे वो पूछा था कि पिछली बार इस रीजन में कितना कैसा परफॉर्म किया। हमें तो ये पता लगाना है ना कि पिछली बार की तुलना में इस बार कहां हवा जा रही है, तो लगभग वैसा ही है जैसा लास्ट। दर्शकों की दृष्टि से देखिए, क्षेत्रों के आप देखिए, बिहार को एक दूसरे रूप में देखिए। जब मगध भारत का केंद्र था तो भारत पूरा सुगठित था, तो वहां से जो नहीं एक चरित्र भी तो है ना क्षेत्र का। आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो लोगों के अंदर एक स्वाभिमान की भावना होती है। कह रहा हूं वो चरित्र क्या बदला या नहीं बदला, ये जानना है। हाँ, तो आप अगर बताएंगे ही नहीं सब जाति हो छोटी छोटी, तो कैसे होगा? प्रदीप जी नहीं, अब चले गए। नहीं, प्रदीप की बात नहीं, हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो वो चीजें मिथिला में अभी भी जाएंगे ना, तो वहां के महिलाओं से आप सहमत हैं इस आंकड़े से? आपकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ा मतलब 5-10 आगे पीछे बाय एंड लार्ज सही है। सहमत है यहाँ पे से? बिल्कुल सही। तो प्रदीप जी फिर तो अगर और ये क्या ट्रेंड बाकी रीजन्स में भी रहेगा? हर रीजन की अपनी एक तासीर होती है,
सीमांचल में अलग तरह से रीजन की वोट पड़ रहा होगा। तासीर के अलावा जो है सोशल कॉम्बिनेशन भी होता है, हाँ, पार्टी बिल्कुल का काम असर, करता है। ऑर्गेनाइजेशन भी होता है और कैंडिडेट का भी असर होता है। तो ये सब मिलाकर एक ओवरऑल पिक्चर बनाते हैं। लेकिन मैं जो सीमांचल की बात हो रही थी कि मुस्लिम वोट MIM को मिलेगा नहीं मिलेगा, देखिए मुस्लिम वोट हर उस जगह पे बटेगा जहां बीजेपी नहीं है। नहीं, बीजेपी होगी तो कंसोलिडेट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पता लगा। जब आप कह रहे हैं तो बीजेपी ही कह रहे हैं या इसीलिए- एनडीए कह रहे हैं? नहीं, है तो बीजेपी कह रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के नाम पर थोड़ा मुसलमान जो है दाएं बाएं हो आरजेडी जाता है। जितना नहीं कभी आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। वो hostile नीतीश- नहीं रहता है, हाँ, hostile hostile नहीं रहता कि हराने इनको के लिए जो हराना करेंगे है। वो पर नहीं जेडीयू करना ने है। बीजेपी के भी मामले कमी में दी होता है कि इनको हराना है और किसी भी तरह। सीमांचल का भी अभी आंकड़ा आएगा, आप देखिएगा ऑलरेडी 12 सीटें थी वहां पिछली बार एनडीए को, और महागठबंधन को सिर्फ 7 ही सीट मिली 7 थी। थी। जो 4 जिले हैं, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया, इन 4 जिलों को मिलाकर के जो 24 सीटें उसमें 12 एनडीए ऑलरेडी सीमांचल पर अभी सीमांचल में ज्यादा सीट कौन लड़ता है एनडीए में? बीजेपी लड़ती है। बीजेपी लड़ती है, वो बीजेपी बीजेपी का ही कोर एरिया है, इसलिए बीजेपी लड़ती है वहां, और उसको कई पोलराइजेशन जो होते हैं उसका फायदा भी मिलता अब है। ये तीन सारा पार्टियों दूसरे को। खाने हमारे लिए एनालाइज कर दीजिए आप। महागठबंधन 18 से 23 क्या बता रहा है, और जन स्वराज अगर अधिकतम 1 सीट दिखा रहा है तो जन स्वराज के लिए आगे वाला वक्त कैसा है? जनसुराज के लिए कौन सी सीट है वो हम लोग कोई गेस नहीं कर सकते, कोई गेस नहीं कर सकता है कि 0 से 1 इसलिए लिख दिया 70 में गया। एक ही आया ना। हाँ, लेकिन कोई कौन सी सीट होगी वो नहीं बता सकता, जो सर्वे करा वो भी नहीं बता सकता कि वो कौन सी सीट सर होगी। मैं आपको बार बार कह रहा समझ हूं कि लीजिए। मुझे पूरे बिहार में एज ए पार्टी जन स्वराज का एक वोटर मिला था केवल दरभंगा में, और ना ही जाति का था। वोटर तो है। कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट्स को नहीं, सुने मैं जो बात कर रहा हूं कि मैं जन स्वराज कैंडिडेट्स को वोट थे। जन स्वराज एज ए पार्टी कहीं मुझे दिखाई दे रहा हो, ये मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया है। ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। जन स्वराज के लोगों को भी मैंने बताया था कि आपके कुछ कैंडिडेट्स हैं जो वोट ला रहे हैं, एज ए पार्टी आपको लोग जानता है, लेकिन लोग कहते हैं जन स्वराज को वोट मिलेगा। तो मैं पूछा आप देंगे? तो नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। आपके गांव में वोट है तो मेरे गांव में तो नहीं है। यही स्थिति थी। आपके मोहल्ले में है तो मेरे मोहल्ले में तो नहीं है, लेकिन मिलेगा। मैं तो ये पूछ रहा हूं मोटी बात, 1/4 से करीब ज्यादा ही सीटें 70 बनी ना 243 की। तो अब अगर 1/4 से ज्यादा सीट में एक सीट पा रहे हैं एग्जिट पोल में, तो मतलब फैक्टर नहीं थे वो चुनाव में कोई। नहीं, उस तरह नहीं। चुनाव जीतने नहीं, का फैक्टर फैक्टर- नहीं थे, लेकिन वो उनके कैंडिडेट्स वोट ले आएंगे और उसका असर नतीजों पर होगा। ये लेकिन निश्चित रूप 20 से कुछ दे जगह देखिए, पर दिखेगा। 18-20 20-25 सीटों पर देखिए, दिखेगा। जन स्वराज जो है वो बिहार के विधानसभा चुनाव का जो नैरेटिव हाँ, उसमें ये फैक्टर है। था। तो हाँ, उसी में फैक्टर फैक्टर नहीं है, नहीं कह जमीन सकते। पर चुनाव में कहीं फैक्टर नहीं। नहीं, मुझे- फैक्टर मैं है। तो शुरू से अब कह इसका रहा हूं- अंतर भी समझा दीजिए, नहीं, फिर इसका- जमीन पे नहीं इसका- थी, लेकिन माहौल में नहीं, थी। नहीं, इसलिए कि भाई वो नैरेटिव बनाना नैरेटिव जानते बना हैं, रहा था। चर्चा में आना जानते देखिए, हैं। जो जन स्वराज हर के टीवी जो- चैनल पर जन स्वराज पे बहस हो रही है। प्रशांत किशोर के इंटरव्यू आ रहे हैं। वोट ही नहीं कौन मिलता सी तो पार्टी है वोट भाई ही नहीं वो? मिलता तो आप बहुत शायर है टीवी पे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ ऐसा- फर्क नहीं पड़ता है, वो नतीजे में दिख जाएगा। ऐसा नहीं आप है। नतीजे के दिन ये देखिएगा कि जन स्वराज के कितने उम्मीदवारों की जमानत बची। ठीक है। मुझे लगता है कि अगेन हम थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई कर, अगर वो नैरेटिव था जैसा सर कह रहे हैं, प्रदीप जी कह रहे हैं, तो नैरेटिव था, इनके मुंह से कहने का मतलब है कि था। ये नैरेटिव वोट में कितना कन्वर्ट होगा इस पर प्रश्न चिन्ह है, पर कन्वर्ट ही नहीं होगा, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जैसे उन्होंने कहा कि एक भी आदमी नहीं मिला, कोई ऐसा कहना मुझे लगता है ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जन स्वराज में ट्रैक्शन है। अगर जन स्वराज के बारे में जितने लोगों से मैं मिला या जितने लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, अगर वो ये भी कह रहे थे कि आगे इसका कुछ फ्यूचर होगा, तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने वहां जाके वोट भी दिया होगा। वो आ जाएगा डेटा में आपके पास, पर ये कहना कि वोट ही नहीं होगा, वोट आएगा, नहीं, वोट नहीं, आएगा। अरे एक चीज मैं सर कई बार सुनिए, नहीं एलिफेंट इन द रूम हम भूल जाते हैं देखना सर। तथ्य है ना, हाँ। वो सिंपल और कठिन नहीं होता है। तथ्य होता है। तथ्य यह है बिहार का कि मान लीजिए मैं गया हूं, अगर 15 दिन में घूम रहा हूं, और मैं तो ढूंढ रहा था ना जी। जहां देखिए बीजेपी का जैसे कोई विद्रोही उम्मीदवार खड़ा है, वहां अगर 4-5 हजार वोट काटते हैं तो बीजेपी के लिए ऐसे कम से कम 13-14-15 जगह समझ की गया, हो समझ सकता गया, है। लेकिन वोट है जो पार्टी समझ मिल गया रहा मैं, है, वो बात है वो नहीं। भी कहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कोई वोटर ही ये नहीं डेटा होगा, हमको ये क्या बता रहा है कि क्या भाई क्या इतनी नहीं सीट जीत सकते हैं, कितना वोट लिया ले सकते हैं, ये नहीं बता रहा है। वो अलग एक अलग डायमेंशन है। मैं जो कह रहा था, हम एलिफेंट इन द रूम को इग्नोर कर रहे हैं, वो तो है तेजस्वी यादव। 70 सीट में अगर 18 से 23 है तो अभी उम्मीद बाकी है, बाकी चरणों की 3-4 चरणों में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की, या यही खत्म हो जाती है? राहुल जी, देखिए, उम्मीद बिल्कुल कायम है, ऐसा नहीं कायम कह है। सकते कि उम्मीद कायम नहीं है। और बड़े आशावादी हैं।
मैं एकवादी नहीं हूँ, एक साइड पे नहीं हूँ, है ना, इसलिए तो आप ये कहें कि वो उसको राइट ऑफ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव को अगर वो एक समय ऐसा था बिल्कुल 2-3 सीटों पे आ गए थे और उसके बाद जो है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गए, तो नेचुरली नहीं, बट राहुल जी अब इस बात पर आप एक आइडियोलॉजी इसको करिएगा, थेराइज करिएगा, लेकिन जब वो 22 सीट पर आ गए थे तो अगली बार उनको कंधा लगाया नीतीश कुमार ने, तो उनको 80 पर ले गए और उसके अगली बार चिराग पासवान ने 6% वोट काटा तब जीते। वैसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। बीजेपी से ज्यादा सीटें लेते हैं ना, अगर मैं दल वाइज कहता हूँ तो बीजेपी से ज्यादा। राहुल जी, मेरा प्रश्न जो था ना, मेरा ये कहना है कि राइट ऑफ बिहार की राजनीति में क्या आप राइट ऑफ राहुल जी, मेरा सवाल फिर आप समझे नहीं। मेरा सवाल ये नहीं था कि 14 को क्या हो सकता है या 14 तारीख के दिन उम्मीद बनी रहेगी कि नहीं, मैं तो अभी की बात कर रहा हूं। ये एग्जिट पोल अगर आज के दिन ये बता रहा है 243 में 70 पर 80 से 23, तो क्या अभी जब हमारे पास बाकी रीजन्स के डेटा आएंगे उसमें आपको उम्मीद दिखती है? मुझे लगता है अभी सीमांचल का आएगा, अच्छा ठीक है, उसका क्या रिजल्ट रहता है। मुझे लगता है कि अगर क्या मगध में हो सकता है, मगध का आएगा, मगध में वैसे भी मगध और शाहबाद का आएगा, जहां मगध शाहबाद का आएगा तो वो वहां पर स्ट्रांग है, तो उसके क्या वो मेंटेन करते हैं। एक इंटरजेक्शन उसमें भी उत्तर बिहार, एक सेकंड, अगर इस मिथिलांचल में राजद की अगर ये है स्थिति जी, आप याद करिए लालू यादव जी के हेडेज में ये वही इलाका था जहां मैक्सिमम सीटें राजद को आती थी। अगर वहां से ये डिक्लाइन है, हाँ, इसलिए डिक्लाइन है क्योंकि ये जो ईबीसी फॉर्मेशन जो नीतीश कुमार ने किया, और जो हम ये ना भूलें कि मोदी फैक्टर भी बिहार में है, और मोदी और ईबीसी का जो गठजोड़ जब हो जाता है तो मिथिलांचल में आपको रिजल्ट दिख रहा है। चलिए मैं दूसरा रीजन आपको दिखाई देता हूं। यही बात, इसी तरह की बात नीतीश कुमार ने कही थी जब जाति जनगणना की बात हो रही थी। कह रहे थे ये तेजस्वी बहुत चिल्ला रहा है, मुझे लगता है जिस दिन हो जाएगी जाति जनगणना ये रोएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है जाति से ज्यादा जो 10,000 रुपए दिए हैं उसका बहुत ज्यादा असर है। अच्छा देखिए, दूसरा रीजन मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर मुझे लगता है हमें पता चल जाएगा किसकी उम्मीद टूट गई है या बची हुई है। ठीक, तो बिहार का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है भागलपुर, जिसे अंग या अंगिका भी कहते हैं। इस क्षेत्र में विधानसभा की 30 सीटें आती हैं। मतलब ये जब डेटा मैं आपको दे दूंगा तो 100 सीट का डेटा आ जाएगा हमारे सामने। अब इस क्षेत्र में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय ये जिले हैं। कुल सीटें हैं 30। 2020 में इस रीजन में एनडीए को चिराग पासवान की वजह से कुछ घाटा हुआ था। 30 सीटों में से 18 सीटें एनडीए ने जीती थी और 10 सीटें महागठबंधन के पास थी। इस बार क्या बदलने जा रहा है ये देख लेते हैं। 18 और 10 का भी वैसे देखें तो अनुपात में तो काफी आगे था यहां पर भी एनडीए, और चिराग पासवान एक फैक्टर थे। भागलपुर का भागलपुर का एग्जिट पोल आपके सामने स्क्रीन पर। 30 सीटों का 20 से 23, मैंने आपको बताया पिछली बार 18 से 20 सीट थी यहां, अब यहां 20 से 23 मेट्राइज का सर्वे बता रहा है। मतलब यहां भी बढ़त 2020 की तुलना में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम 5 सीटों का इजाफा हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 सीट का इजाफा कम से कम 2 का। जी, एक तरफ झुक रहे हैं आप, एक 7 से 10 पर महागठबंधन। जब सर अब ये डेटा जो बता रहा है हम तो वो कह रहे हैं। जन स्वराज फिर अधिकतम 1, अन्य अधिकतम 1। मतलब ये दूसरा क्षेत्र का एग्जिट पोल का जो हमने आपके सामने पिटारा खोला है, इसमें भी एनडीए आगे। और अब ऊपर टैली आप देख लीजिए, 70 से 78, 100 सीट का सर्वे आ चुका है एग्जिट पोल का। 70 से 78 एनडीए, 25 से 33 मात्र जो है महागठबंधन, आधे से भी कम। और जन स्वराज अभी भी अधिकतम 1 सीट जीत पाने की स्थिति में एग्जिट पोल बता रहा है। एआईएमएम का खाता भी नहीं खुला है क्योंकि अभी सीमांचल की बारी नहीं आई है, लेकिन काफी आगे इस वक्त दिखाई दे रहा है, दुगने से भी, बल्कि 3 टाइम्स, लगभग 3 गुना दिखाई दे रहा है इस वक्त बढ़त में महागठबंधन से एनडीए। अवधेश जी देखिए, अगर ये परिणाम में कन्वर्ट होता है तो ये तो मेरे आकलन से भी ऊपर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब तय हुआ कि 70% सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और उनका जो गठबंधन है वो जीतेगा। तो ये तो फिर एक प्रकार से लहर की ही बात हुई। जब 2010 में मैं वहां था तो मैं जब टीवी वालों को बोलता था कि मुझे 1977 का चुनाव परिणाम दिखाई दे रहा है, तो फिर वही परिणाम है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में 10% के आसपास वोट कंसोलिडेट है हिंदुत्व के आधार पर। बीजेपी की शुरुआत वहां से होती है, वो किसी कास्ट में, क्रॉस कास्ट है वो,
एक ड्राइवर कई बार हमारी गाड़ी चला रहा था, सर हम लोग बीजेपी को पसंद करते हैं। काहे पसंद करते हो? तो भैया वो राष्ट्र की बात करती है, बाकी सब नहीं करते हैं। तो ये भाव अगर थोड़ा सा भी इसमें होता है, और नीतीश कुमार के जो पिछले 6 महीने में नीतीश कुमार की छवि जो फिर से एक पॉजिटिव बनी है, जो पिछले समय भारतीय जनता पार्टी ने योजना पूर्वक बहुत डिप्लोमेटिकली धीरे धीरे नीतीश कुमार की छवि को चेंज कराने में भूमिका निभाई कि ये अस्थिर नहीं है, और जो स्पष्ट नहीं किया मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, उसका परिणाम यह हुआ कि विपक्ष ने नीतीश कुमार पर अटैक नहीं किया लगातार। ये नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये कहने लगे, और ये भी एक प्लस गया है। नहीं आपको लग रहा है? नहीं मुख्यमंत्री वो होंगे। ये आप देखिए, ये आदमी कोई करेक्शन करे तो उसको मास्टर स्ट्रोक भी कह दिया जाता है। नहीं मास्टर स्ट्रोक नहीं है, करेक्शन मास्टर स्ट्रोक तो था उनका बाई रोड ट्रेवल करना उस दिन बारिश के। नहीं वो बीजेपी का बता रहे हैं कि पहले असमंजस में रखा और फिर बाद में नीतीश जी को चढ़ा दिया। बीजेपी तो क्लियर थी, लेकिन उसको ना बोल करके देखिए, अगर वो बार बार नीतीश का नाम लेकर के और बोलते ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, अब इन सारे लोगों को था कि नीतीश पर अटैक तो कोई कर नहीं रहा था जी। नीतीश कुमार के उधर से भी प्रशंसा हो रही, इधर से प्रशंसा हो रही, तो उसका असर भी तो कुछ मतदाताओं पर पड़ता है कि लोगों का मनोविज्ञान। और ये बात सच है कि लोगों को ये ध्यान आ रहा था कि अगर इस समय हमने परिवर्तन कर दिया ठीक है, तो जो एक विकास की और शांति स्थिरता की धारा है उसमें कमी। अब ये अंगिका क्षेत्र या भागलपुर को समझ लेते हैं जरा, अजीत जी थोड़ा बता दीजिए रीजन। ये वो इलाका है जिस इलाके में वो ईबीसी का वोट जो हम लोग मिथिलांचल में कर रहे थे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस इलाके में। ईबीसी का वोट बड़ा कंसोलिडेशन है इस इलाके में, एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो लेफ्ट का एक बड़ा असर वाला इलाका जो बेगूसराय का है, वो इसी इलाके में आता है, इसी अंगिका के इलाके में आता है। इसी में आपका वो ललन सिंह का इलाका भी आता है, जिसको लेकर के बड़ा तनाव रहा, कई बातों को लेकर के तनाव रहा। इस वजह से इस पूरे रीजन पर लोगों की, इस रीजन पर सबकी नजर थी कि क्या होगा। इस इलाके में जो फ्रेंडली फाइट वाली भी कई सारी सीटें हैं जो इस इलाके में आ रही हैं, जहां आरजेडी वीआईपी लड़ रहे हैं, कांग्रेस और सीपीआई लड़ रही है, तो ये ऐसे इस इलाके में ये सारी ये वो इलाका है 30 सीटों का। यहाँ ईबीसी का पोलराइजेशन बहुत ही, इसका मतलब बहुत सघन तरीके से हुआ है। ईबीसी का पोलराइजेशन एक फैक्टर है जो इस इलाके में, हम पहले कह रहे थे कि जो मल्लाह की उपजातियां हैं, जैसे गंगोता है या बिंद है या केवट है, वो इस इलाके में बहुत हैं, और इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ही उन पर असर नहीं हुआ है मुकेश सहनी के महागठबंधन के साथ होने का, वो बिल्कुल वो असर नहीं हुआ है। जो विवाद थे इस इलाके में, कई विवाद हुए इस इलाके में। भागलपुर के एमपी ने एक समय कहा था कि हम रिजाइन कर देंगे नीतीश कुमार की पार्टी से, वो हमारे हिसाब से टिकटें नहीं बट रही हैं, उनको शुरुआत में बोल दिया था, वो उनको बड़ा मनाना पड़ा। तो इस सब के बावजूद, अगर इतनी सारी गड़बड़ियों के बावजूद अगर ईबीसी का वोट हुआ है, एक साथ पोलराइज हुआ है, और नीतीश कुमार का और जो बीजेपी का कोर वोट है वो अपने साथ आया है एक साथ आकर के, और ये इस तरह के नतीजे आ रहे हैं, इसका मतलब तो पूरे बिहार में इस तरह का एक लैंडस्लाइड, खासकर ये अंगिका क्षेत्र बता रहा है कि ईबीसी का वोट बैंक इंटैक्ट है, एनडीए के साथ एक इंटैक्ट है। और जो दूसरा ओवरराइडिंग फैक्टर हम लोग बार बार कह रहे हैं, महिलाओं वाले वोट का एक फैक्टर है, जो महिलाओं ने जाकर के लाभार्थी योजना, 10,000 वाली योजना, सोशल सिक्योरिटी की पेंशन बढ़ने की योजना, बिजली फ्री होने की योजना, उन सब की वजह से भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ होगा, जो नीतीश कुमार के गवर्नेंस का एक एजेंडा है। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि सारे फैक्टर्स बता दिया जीत ने। ये मुंगेर वाला इलाका, मैं वहीं से आता हूँ। अच्छा, तो आप ये देखेंगे जो खास करके मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को ही देखिए, तो ऐसा नहीं है, वहाँ जो फॉरवर्ड कास्ट की भी संख्या काफी स्ट्रांग है। तो अगर वो कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है, वो तो रहता है, वो तो है ही वोट बैंक उनके साथ ऑलरेडी। और ये अगर ईबीसी और ये वाला सारा धड़ा जुड़ जाता है, खासकर जो मल्लाह वाली बात कर रहे हैं, अगर वो है, अगर आपने भी कहा था कि वो बेल्ट है, हाँ नहीं, वो मैंने कहा था मिथिलांचल में भी है और यहाँ पर वाला इलाका है। तो ये काफी, और यही राहुल गांधी जाकर, ये दोनों जो आपने संजोग से पहला दोहराया। देखिए, पहली बात आप अपने दर्शकों को भी कहते हैं कि बिहार के मामले में हर चीज बहुत तसल्ली से कह देना, थोड़ा सा हमें अपने वील हैव टू होल्ड आवर हॉर्सेस। मुकेश सहनी की जो बात हो रही है, बात इंडिविजुअल की नहीं है, किसी भी सामाजिक समूह का कोई भी व्यक्ति, और मुकेश सहनी तो वो ऐसा नहीं है कि वो पैसा लेकर आएगा और नेता बन जाएगा। नेता नीचे से उठकर बनता है, बिल्कुल, या फिर किसी आंदोलन के जरिए बन जाता है। मुकेश सहनी के पास पैसा था और एक जाति का नाम है, इसलिए वो नेता हो जाएंगे और उस समाज के सारे लोग पीछे लग ये रिजल्ट, ये ठीक है, एक और बात आप पे जोड़ दूं, ये ठीक है कि वो पिछली बार मुकेश सहनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ थे, लेकिन वोट और सीट तो ले ही आए ना भाई। वो तो 11 में से 4 लड़के तो कितना आता है ये पता चलता है। पर सौरभ जी ये बात, और 11 में से 4 सीटें मिली, और इस बार लोकसभा में उधर लड़े तो 3 में से कोई सीट नहीं मिली। एनेक्डोट बता दूं, ये वो इलाका है जहां
मुकेश सहनी जी और राहुल गांधी जी नाव पर से छलांग लगाए कूद थे के नदी में। मछली पकड़ते नजर वही पर ये इलाका है। वैसे सौरभ ये जो इलाका है वैसे भी स्ट्रांग होल्ड है एनडीए का। अगर आप भागलपुर बांका दोनों की 12 सीटें भी मिला लें तो 9 सीटें पिछली बार बीजेपी और जेडीयू मिलके ले गए थे। हाँ, लेकिन नहीं, राहुल जी वैसे अभी भी महागठबंधन ने जहां पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया या करती आई है वो रीजन अभी बाकी है, मगध बाकी है। नहीं, बट ये बड़ी बात है, कह रहे हैं शाहबाद इस का रीजन इलाका। में भी नहीं सौरभ जी, एक और इसको समझे, अगर ये आंकड़े हैं अगर, तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी का क्या हुआ फिर? नहीं, वो कहीं है नहीं, हाँ, तो नहीं है ना, incumbency का वोट है। नहीं है ना, प्रो इनकम में प्रो इनकम्बेंसी बाकी रीजन्स में सीमांचल भी है, बाकी रीजन्स में रिवर्स स्वीप करना पड़ेगा महागठबंधन। बिल्कुल। तो संभव नहीं क्या है। कभी बिहार में ऐसा हुआ है कि मतलब रीजन जिस तरीके से एक दल ने दूसरा दल संभव ने नहीं है। ऑपोजिट खेमों ने स्वीप किए हो? हाँ, नहीं ऐसा नहीं संभव होता कि नहीं है, रीजन में ऐसा पूरी कभी तरह से नहीं बदल होता। जाए, ऐसा कभी नहीं होता। और इस आज के समय में तो संभव नहीं है। हाँ, आप बोलो। नहीं, हम ये कह रहे थे कि इस रीजन में इतने विवाद थे। जैसे हमने एक बताया भागलपुर का, बांका के एमपी जो है नीतीश कुमार की पार्टी के, उनका बेटा आरजेडी से चुनाव लड़ रहा है। नहीं, सिटिंग कहलगांव MP में भी का। तो था, कहलगांव में कहलगांव में तो है ही, कहलगांव में तो खैर उनका उनकी फ्रेंडली फाइट है। नहीं, पर बीजेपी का आरजेडी और रेबल है। हर जगह पे अलग अलग, इसमें आप सही बोल रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा गांव में जो है वो तो 9 बार के एमएलए थे सदानंद सिंह, बड़े कुर्मी नेता। गिरधारी उनकी यादव जी legacy- के बेटे लड़ उनकी रहे हैं। लीगेसी कांग्रेस नहीं बचा सकी। सदानंद सिंह की लीगेसी जेडीयू बचा रही है। उनके बेटे शिवानंद मुकेश को जेडीयू ने टिकट दिया कहलगांव में, और वहां उनको हरवाने पहुंच गए तेजस्वी यादव अपना यादव कैंडिडेट लेकर के, कांग्रेस का जबकि कुशवाहा कैंडिडेट है। तो ये उस तरह का रीजन है। और बांका से जो विधायक हैं, एमपी हैं जो जेडीयू को, उनका बेटा आरजेडी से चुनाव लड़ रहा गिरधारी है। यादव। इसके बावजूद अगर ये एनडीए इस तरह के रिजल्ट ले आ रहा है वहां, तो इसका मतलब ये सारे आप मुझे सारी इतना चीजें बता खत्म दें हो गई। व्यूअर्स के लिए, मैं सिंप्लीफाई, क्योंकि इनके पास तो इतना ज्ञान है, ये बहुत माइन्यूट जा सकते हैं सभी लोग। ये मुझे बता दें एग्जिट पोल में हाँ। आप डब्बा बंद करने का वक्त है क्या? तो हो तो गया, अब क्या इसके बंद हो बाद? गया अब इसके तो अब सब 40-42 सीटों की जरूरत है। 70% वोटिंग है, 70% आप अब ऑलरेडी आपने जो रीजन में वोट 100 सीटों percentage नहीं में दिखाया है उन्होंने ना। देंगे अभी। वो देखने वाली, आएगा। लेकिन थोड़ा सौरभ जी वोट बात ये percentage होगी आ कि जाए इसमें तो मेरा सारे बीजेपी रीजन की जेडीयू का सीटें क्या तो आ जाए। कॉम्बिनेशन? हाँ, सारे रीजन की सीटें तो आ जाए। अगर आप ये बता ये पाएं- बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रोफेसर साहब ने कही, इसमें बीजेपी का कितना स्ट्राइक रेट और एनडीए जेडीयू का कितना? अब तो देखने ये लायक एक- वही रह ये एक गया। बात होगा। देखिए। देखने लायक इतनी वही है। अधिक सीटें वो भी हैं, आएगा, तो कोई strike बहुत rate ज्यादा में फर्क नहीं बहुत होगा अंतर दोनों नहीं में। होगा। इतनी अधिक अभी सीटें अभी ज्यादा तक तो है। जितने चुनाव साथ लड़े हैं उसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा होता है, ज्यादा रहा, होता है। ज्यादा इस बार पलट जाए तो अलग बात है। नहीं, पलट के काफी भी लोग बहुत कहने फर्क लगे हैं कि नहीं बीजेपी नहीं, पिछली बार नीतीश कुमार और ये इस रिजल्ट का अर्थ जेडीयू है बेहतर कि क्योंकि बेस उसका नीचे चला गया 20 में। नहीं, मैं सर ओवरऑल 45 सीटों की सीटें। बात कर रहा हूं। लेकिन फिर हम क्या overall जेडीयू संख्या बीजेपी से में। ज्यादा संख्या में सीटें लाएगी, ये सवाल। नहीं, ये हो सकता है। पिछले लेकिन दफे ये से संभव तो नहीं है। बहुत ज्यादा आगे रहेगी जेडीयू। अगर ये तो सीटें उसमें हो, क्या है ये कि रिजल्ट एक है फैक्टर जो- तो जेडीयू पिछली बार से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये तो बिल्कुल तय है। अब वो देखना ये होगा कि अगर जो एक यहाँ हाइपोथेसिस चल रहा था कि अगर बीजेपी के वोट बैंक में जनसुराज का कोई प्रभाव नहीं है, जैसा सर भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर बीजेपी और हाई जा रही है और जेडीयू एकदम लगभग बराबर चल रही है। ये बस अरे मैं फिर जनसुराज पे आता हूं एक बार, अब क्योंकि अब 100 सीट का सर्वे है सामने, तो अब इसमें तो आप लोगों को वो सीटें भी मालूम है ना, इस क्षेत्र में जनसुराज की अच्छे नहीं लड़ने वाली मालूम। सीटें कौन सी होंगी? नहीं मालूम। हाँ? 14 सीटें बता रहे थे लोग ऐसी हैं जिसमें नहीं मालूम, अभी वो खुजना है। अभी एक कुछ सीमांचल की सीटें हैं, शाहबाद और शाहबाद में सीट है, और पूर्वी शाहबाद चंपारण तो में अभी सीट है, आया पश्चिमी नहीं है ना। चंपारण में मैं कह सीट रहा हूं वो है, आना उनकी- है, अभी वो शिवहर आना में है। सीट है। आप जनसुराज की उम्मीदें जिंदा रखना नहीं, चाहते हैं? 2-4 सीटों की हम करें हमेशा लड़ाई। जनसुराज की शुरुआत जहां से टारगेटेड हुई, लड़ाई उन्होंने चंपारण वाले टारगेटेड इलाके लड़ाई लड़ी है, 10-12 सीटों को अंत में टारगेट किया है उन्होंने। हम लोग जो अभी जेडीयू बीजेपी की बात कर रहे हैं, उसमें एक फैक्टर बता दे जिसको बहुत गंभीरता से ध्यान रखने की जरूरत है कि नीतीश कुमार के 79 उम्मीदवार हैं, 79 जो पिछड़ी जाति के हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं। 4 मुसलमान हटा दीजिए तो 75 उम्मीदवार हैं पिछड़े और दलित, और उसमें से मैक्सिमम जीतने की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी के 49 फॉरवर्ड हैं, जिनमें से मैक्सिमम की सीट फंसी हुई है। अब प्रदीप जी, बिल्कुल सही। तेजस्वी यादव इस पूरे चुनाव को आप मान लें, अब वैसे तो ट्रैक तो लोग 6 महीने से कर रहे हैं, बल्कि साल की शुरुआत से कर रहे हैं बिहार को। आपने जब से भी चुनाव की दृष्टि से बिहार को देखना, इस बार समझना शुरू किया हो, तेजस्वी यादव कभी इस रेस में थे कि नहीं? नहीं, देखिए, मुझे तेजस्वी यादव की जो राजनीति है वो अगर मुझे तुलना करना हो तो बीएसपी की उत्तर प्रदेश में राजनीति जो 2009 के बाद हुई, खासतौर से 2007 में जब अकेले सरकार बनी उनकी, उसके बाद से जो गिरावट आई जी। तेजस्वी यादव का मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पीक जो है वो 2020 का चुनाव था। इस इलेक्शन में कभी गेम में थे ही नहीं। इस इलेक्शन में कब, देखिए ऐसा है कि 2 ही पार्टियां, 2 गठबंधन हैं जी। वो दूसरे गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये कहना कि गेम में नहीं थे ये तो ठीक नहीं होगा।
लेकिन वो सीरियस कंटेंडर बने हुए हैं क्या? ठीक है। ये कम से कम एग्जिट पोल तो दिखा रहा है कि नहीं। देखिए, एग्जिट पोल का मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा जो है वो अब आने वाला है, बिहार की महिला वोटर्स का रुझान। तो एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बिहार में महिलाओं के वोटिंग के लिहाज से पसंद एनडीए ही रही। 65% महिला वोट एनडीए की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है एग्जिट पोल में। महागठबंधन को 27%। लीजिए, ये तो यही खेल खत्म हो जाता है। 65 और 27 अगर ये ट्रेंड बता रहा है कि ये अंतर है, ये देखिए, और 8% अलग अन्य को, तो 50% वोट का 65% अगर कोई ले जा रहा है और दूसरे को मिल रहा है 27%। नहीं, ये बड़ी बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 1% का फर्क था सौरभ जी, सिर्फ 1% का। 37% महिला वोट आरजेडी को मिला था और 38% महिला वोट मिला था एनडीए को। पिछली बार महागठबंधन और एनडीए के महिला वोट में सिर्फ 1% का अंतर था। अगर यहाँ इतना बड़ा अंतर कैसे हो रहा है अचानक? भाई, इसका मतलब ये तो बता रहे हैं 27% महिला वोट बढ़ गया एनडीए के लिए पिछली बार से। वही तो 38 से बढ़ के 65। देखिए, इसका मतलब हुआ कि ओवरऑल वोट का 31% तो महिलाओं ने दे दिया और 50% मान लिया। पहले बताइए, ये रीजनेबल लग रहा है आपको? नहीं, हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑनेस्टली बताइए। मनोज जी, हम सबके दोस्त हैं, लेकिन फिर भी डेटा पे बात ऑनेस्टली बता रहे हैं, महिलाओं का वोट ज्यादा मिलेगा। 50% से ज्यादा तो होगा ही नहीं, सुनिए, 65% है सर। 50% महिलाओं से ज्यादा वोट तो एनडीए को जाएगा ना। 50% से अगर ज्यादा नहीं जाता है तो फिर तो मतलब 80% रहता तो हमको चिंता होती। लेकिन अगर नीतीश कुमार नहीं, वो लगता कि नहीं कर नीतीश कुमार और मोदी के रहते हुए अगर महिलाओं का वोट 65% महिलाओं का वोट जहां तक सवाल है। चले, मैं आपको सवर्ण वोट भी बता देता हूं। डेटा आ गया है ये मेट्राइज का। सवर्ण वोट एनडीए 69%, 69% एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को मात्र 15%, अन्य को 16%। इसमें कुछ सरप्राइज जैसा नहीं है। ओबीसी वोट की भी अन्य 16% कहां है? हाँ, ये अन्य का जो ठीक है, ओबीसी वोट देख ले। ओबीसी वोट 51% एनडीए, जहां भी काफी अंतर है। ओबीसी वोट टोटल ओबीसी है, मतलब इसके अंदर यादव भी है। 51% एनडीए और 39% महागठबंधन, यहां भी 11% का अंतर और 10% अन्य को। भाई, ओबीसी परसेंट में 11% का अंतर है। सवर्ण में तो बहुत ही ज्यादा अंतर है, 50% से ज्यादा। महिलाओं में जो है दोनों के अंदर जो 40% का अंतर सौरभ जी दिखाई दे रहा है, 38% का अंतर दिखाई दे रहा है। मैं एक बात कह दूं, जहां तक महिलाओं का सवाल है, ये एक वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में इसको देखिए। ये ठीक है, जो लास्ट में 10,000 रुपया दिया गया वो एक बहुत मेजर पुश रहा होगा, पर आप बिहार में जहां तक महिलाओं, और एक मेरे मित्र ने आज काफ़ी डेटा मुझे भेजा था, बिहार में महिलाओं का 2005 के बाद की जो स्थिति आप देखिएगा, हर जो मार्कर्स हो गए, मैं कितने मार्कर्स आपको बताऊं, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, कांस्टेबलों की भर्ती हो, आप अग्रीड, बट बात सवाल 65% का है। इतना जंप तो अगर जब मूवमेंट बनेगा, जब मूवमेंट होता जाएगा, पिछली बार का कितना डिफरेंस था? 9%, 1% का अंतर बता रहे हैं। तो 10% का डिफरेंस था पिछली बार भी महिला वोट में। महिला वोट नहीं, महागठबंधन और एनडीए के बीच 41% जो है वो एनडीए को गया था, 31% जो है तो 10% का अंतर, 10% का गैप है सर। और वो 10% का गैप भी बढ़ के 38% हो गया। सर, वो ये सोचिए ना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम वोट का भी बता देते हैं आपको। मुस्लिम वोट बटा कि नहीं बटा, बहुत चर्चा रही इसमें। एआईएमआईएम, प्रशांत किशोर, ये कितना वो वोट खींच पाए मुसलमानों का। अब मेट्राइज का एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए को मात्र 10% वोट मिला। वैसे एनडीए के लिहाज से 10% भी बहुत कम नहीं है, और नहीं कम है इसलिए कि नीतीश कुमार है। चलें ठीक। और 78% महागठबंधन, 78% वोट जो है वो महागठबंधन को मिला। 17-18% आप मुसलमानों की आबादी जितनी मानिए, बहुत कम दी थी। 4 सीटें तो दी थी जेडीयू ने, 10% वोट कैसे बढ़ गए? नहीं, 78% महागठबंधन के लिए ये ट्रेंड के हिसाब से ही है। हाँ, बिल्कुल, इतना ही कंसोलिडेशन होता इसका है। मतलब है कि सीमांचल में महागठबंधन बेहतर कर इससे रही है। ज्यादा नहीं हो सकता। दिस मीन्स कि एमआईएम को और पिछली बार भी यही था, 77% था। इंडिपेंडेंट जो खड़े होते हैं ना, वो 2000, 3000, 4000 77 पिछली बार भी नहीं, 77 तो और इसका 12। मतलब है कि सीमांचल में महागठबंधन बेटर कर सकती है। अब तो आपके पास डेटा आएगा। और एआई जो मैंने कहा था वो वैसी फैक्टर नहीं चल रहा है। ये बीच में खबरें आ रही थी कि थोड़ा मुसलमान वोटर आरजेडी से फ्रस्ट्रेशन में था, लेकिन वो कंसोलिडेट हुआ होगा बहुत स्ट्रांगली। अभी आगे हम जल्दी सीमांचल का भी डेटा थोड़ा सा देंगे। ये गड़बड़ है। आप 4 सीटें दे रहे हैं मुसलमानों को, 10% वोट मिल गया।
नहीं अब मतलब मुसलमान जहां मुसलमान है वहीं वोट करेगा क्या? ये भी तो नहीं ना राहुल जी। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर एनडीए है, एनडीए में बीजेपी ने कहाँ दिया? नहीं किसी को दिया। नहीं दिया। तो एनडीए में जो सीटें दी वो 4 मुसलमानों को दी, 101 सीट लड़ रहे हैं ना नीतीश JDU कुमार ने। अगर नीतीश कुमार के नाम पर भी वोट आए तो मुझे नहीं, खैर ये बात की बात है, बस 4 सीटों पे इतना वोट मिल जाए तो। अच्छा, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी स्टूडियो में आ गए हैं। देखिए बड़ी तेजी से गाड़ी दौड़ रही है हर्षवर्धन जी। 100 सीटों का सर्वे आ गया, 70-78 एनडीए, 25 से 33 महागठबंधन, जनसुराज अधिकतम 1 और महिला वोट 65% जाता हुआ बता रहा है एग्जिट पोल एनडीए के लिए। उधर महागठबंधन को मात्र 27% और ओबीसी में भी 11% का गैप बता रहा है। तो फिर क्या निष्कर्ष निकल रहा है? नहीं, देखिए मुझे तो लगता है कि जो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है वही एग्जिट पोल बता रहा है। एग्जिट पोल कोई ऐसा मतलब ऐसी चीज नहीं दिखा रहा है जो पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। और उसका अगर एक पैमाना देखें तो जनसुराज को आप 1 या 2 कितनी सीट बता रहे हैं? अधिकतम 1 अगर आई, अधिकतम 1 ना, तो एकदम सही बता रहा है। क्योंकि जनसुराज तो उसी दिन खत्म हो गई थी ना जिस दिन प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये जनता देखती है ना, आपने माहौल बनाया, हवा पानी खूब बढ़िया किया, वो एक चलता है ना कि उड़ाइयां चमकाइयां धमकाइयां और जब फंस गए तो भाग जाएंगे। तो ये तो नहीं होता है ना। प्रशांत किशोर ने वही किया। ये चुनाव पूरी तरह से तेजस्वी के इर्द गिर्द था। तेजस्वी स्लिप करते गए, नीतीश कुमार चढ़ते गए। ऐसा चुनाव बिहार में कभी नहीं हुआ। नीतीश जिनके ऊपर ढेर सारे आरोप, अरे वो तो अब उम्र हो गई, अरे वो तो भूल जाते हैं जी, वो सब है। तो अभी जो एग्जिट पोल दिख रहा है वो मुझे साफ साफ दिखा रहा है कि क्लीन स्वीप है। फिर से दोहरा रहा हूं, जो हम कहानी कुर्सी की बोलते थे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होता हुआ। ये आपने बड़ा साफ साफ कहा, कई बार कहा